हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली। मोनोपोली यानी एकाधिकार में हमने प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करना है और बाय द कौन से मेथड द्वारा, अंडर टी आर एन टी सी अप्रोच। हमारे पास इक्विलिब्रियम निकालने की दो मेथड्स हैं, TR&TC अप्रोच, और सेकंड हमारे पास एक फर्स्ट तो ये है और सेकंड हमारे पास कौन सी है, MR और MC अप्रोच, जो हमने पीछे लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ लिया था कि MR और MC अप्रोच क्या थी, जहाँ पे हमने बताया था कि MR और MC अप्रोच के आधार पर क्या होता है, जहाँ MR और MC इक्वल होते हैं और MC MR वक्र को काटती हुई ऊपर तेज़ी से बढ़ती है, वहाँ पर जहाँ ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है उस बिंदु को हम कौन सा बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जिसके ऊपर होता है प्रोड्यूसर को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। आज हम बात कर रहे हैं TR और TC अप्रोच। ये अप्रोच कौन सी है, पहले तो इस विधि का प्रतिपादन किसने किया है, इस विधि का जो प्रतिपादन किया था वो है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया है। इस विधि में क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस, ठीक है, उस जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस सबसे अधिक होगा वहाँ क्या होगा, प्रोड्यूसर को अधिकतम लाभ होगा। और जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू TR और TC एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। जब प्रोड्यूसर अपना कार्य शुरू करता है तो वो पहले इस ब्रेक इवन पॉइंट को लेता है। जब वो इसको ले लेता है, यानी कि जहाँ उसकी TR TC बराबर हो जाती है, तो अब उसको नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होती। अब जो उसके आगे वो जैसे जैसे अपने उत्पादन को बढ़ाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। जहाँ ये दोनों गैप बढ़ जाएंगे, सबसे अधिक होगा, वहाँ पर प्रोड्यूसर का क्या होगा, अधिकतम लाभ होगा। तो इसको करने के लिए हम एक डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कौन सी मार्केट की, मोनोपोली की। इससे पहले हमने यही विधि किसके अंदर, ये मेथड हमने पढ़ा था किसके अंदर, विद द डायग्राम एंड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में। अब इधर हम बात कर रहे हैं मोनोपोली की। अब मोनोपोली में क्या होता है कि मोनोपोली में किसी वस्तु को बेचने वाला एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, और जो वो जिस वस्तु को वो बेच रहा है जी या जिसका उत्पादन कर रहा है उसका निकटतम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। और हमने साथ में कहा था कि अगर एक मोनोपोली में या एकाधिकार को अपनी वस्तु की मात्रा ज़्यादा बेचनी है तो कीमत कम करनी पड़ेगी, तो उसे अपनी वस्तु की कीमत क्या करने की, कम करनी पड़ेगी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, एक प्रसार थे, उसे कहीं कोई कम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ उसको कम करनी पड़ेगी। इस करके उसका रेवेन्यू और जो कीमत रेखा है वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, यानी कि ऊपर से नीचे गिरती हुई होगी। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम वो कैसे निर्धारित करता है। अब ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में आपको पहले दी है क्वांटिटी 1 2 3 4 अप टू अपने पास 8 तक है। फिर कीमत आपके पास है, कीमत है पहले 22, फिर 20, फिर 18, 16। क्यों है ये नीचे कम लेती हुई, हमने क्यों ली है, क्योंकि हमने बात की है कि एकाधिकारी को अपनी वस्तु की मात्रा अधिक बेचनी है तो वस्तु की कीमत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है, तो इस करके जो इसकी कीमत है वो कम होती है। अब जो टोटल रेवेन्यू होगा, कीमत को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फर्स्ट इकाई में हमारे पास 22 है, फिर 40, फिर 54, फिर 64, 70, 72, 70 और 64। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास, हमें पता है क्योंकि बात अल्पकाल की हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें अल्पकाल में चलती है, दीर्घकाल में तो हमें पता ही है कि उस एकाधिकार को क्या होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा, और साथ में लागतों का भेद खत्म हो जाता है। एकाधिकार को क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तभी वो टिका रहता है, एकाधिकार होने का उसको फ़ायदा मिलता है, और एकाधिकार में जो लागतें होती हैं उनका भेद खत्म हो जाता है। तो इस करके यहाँ पे लागत दो भागों में बटी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने मान ली 2020 है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट है जो हमें पता है शुरू में घटती दर से बढ़ती है, पहले गिरती है और उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो जाती है। एक इकाई लगाने पर उसको कितनी आई, 15,
15 के बस 25। लागत बढ़ी तो है लेकिन उसकी दर घट गई है। नेक्स्ट में कितनी है 34, फिर 40, फिर उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू होगी 45, 52, 60 एंड 70। अब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 35, 45, 54, 60, 65, 72, 80 एंड 90। अब हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। टोटल कॉस्ट भी आ गई, टोटल रेवेन्यू भी है। फर्स्ट इकाई लगाते हैं तो रेवेन्यू हमारा सिर्फ 22 रुपये है और लागत हमारी कितनी है 35। तो यहाँ उसको कितने का हानि हो रही है, यहाँ 30 की हानि हो रही है, क्योंकि शुरू में काम करते आते तो हमें प्रॉफिट होना नहीं शुरू होता, इस करके यहाँ पर यह नुकसान हो रहा है। अगली यूनिट जैसे ही उसने लगाई, अब 40 और 45, यानी कि अभी भी उसको 5 का नुकसान हो रहा है। थर्ड यूनिट में उसको क्या हो गया, कॉस्ट और रेवेन्यू उसका क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि टीआर यूनिट पर जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यहाँ पे टीआर इक्वल टू टीसी हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके आगे वो चलते हैं तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्रेक इवन के बाद जैसे जैसे उत्पादन करेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो पहली यूनिट पहले उसको 4 का हुआ, 5 का हुआ, और 6 यूनिट पे आके उसकी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू फिर इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आके टीआर और टीसी फिर इक्वल हो गया। और इसके बाद क्या हो गया 7 और 8 यूनिट में उसको नुकसान होना शुरू हो गया। तो इस तरह क्या है, जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे मिल रहा है, उसको 5th यूनिट पे ये 05 का मिल रहा है। अब आप इस सारे स्ट्रक्चर को डायग्राम पे बनाओगे तो ये डायग्राम इस प्रकार बनेगी। ये डायग्राम आपके पास आ गई। शुरू में प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। शुरू में जैसे प्रॉफिट कॉस्ट है, कॉस्ट कम होती जाती है, और इस तरह यहाँ पे आके क्या है Q1 पर टीआर और टीसी यहाँ पर क्या हो गया इक्वल हो गए। इसके बाद क्या है प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया है, और यहाँ पर क्या है फिर यहाँ पर आके Q3 के ऊपर जहाँ उत्पादन Q3 करेंगे, इस बिंदु पर आगे क्या हो गया हमारा फिर इक्वल हो गया टीआर और टीसी। बीच में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमारा कहाँ पे हो रहा है, आर बिंदु पर। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो आपने इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ निकालोगे, जहाँ पर आप ये जो प्रॉफिट वाला एरिया शुरू हो रहा है, ये टेंजेंट लाइन जो छुएगी, यहाँ पर क्या होता है अधिकतम प्रॉफिट होता है। तो इस तरह जो एकाधिकार है उसको कहाँ पर टीआर टीसी विधि के साथ जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वहाँ पर जहाँ टीआर और टीसी के बीच का जो अंतर है वो अधिकतम होगा, वहाँ पे क्या होगा अधिकतम प्रॉफिट होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।